फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए हम लोग अपना जो घटना चक्र पॉलिटी देख रहे हैं RO की जो सीरीज़ है उसमें, चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग टॉपिक 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कई सेगमेंट से क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें आप देखेंगे कि जो हमारा प्रियम्बल है यानी कि उद्देशिका, उसके क्वेश्चंस आएंगे। जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ है उससे क्वेश्चन आएंगे, और जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं हमारे, उनसे भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है उद्देशिका अर्थात प्रियम्बल। ठीक है, तो प्रियम्बल से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, कई प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। इस वजह से हम लोग इसको अच्छे से देख लेंगे ताकि कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे वो रॉन्ग ना होने पाए। ठीक है, चलिए देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका अर्थात जो हमारा प्रियम्बल, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं, उसमें संशोधन कब किया गया था। ठीक है, यानी कि संविधान संशोधन के माध्यम से जो हमारा प्रियम्बल है उसमें संशोधन किया गया था। आपको बताना है कि कब किया गया था। ऑप्शंस देखें, 17वें संविधान संशोधन द्वारा, तो ये नहीं होगा। कह रहे हैं 24वें संशोधन द्वारा, तो ये भी नहीं होगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है वो तो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1976 में, उसके माध्यम से जो हमारा भारतीय संविधान में मतलब जो हमारा प्रियम्बल है उसमें संशोधन किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये जो 1976 वाला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस बार जो उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स प्री हुआ था ना 2014 में, पागल हो गए, सॉरी 2014 नहीं 2024 में, उसमें भी ना मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आया था। ठीक है, यानी कि 2024 में जो प्रीलिम्स हुआ है उसमें मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आया था कि बताओ 42वें का संविधान जो संशोधन है कब हुआ, 52वां कब हुआ, 85वां कब हुआ। इस तरह करके 4 विकल्प दिए हुए थे, जिसमें ये वाला ऑप्शन कुल मिला के था। आपको ये जानना है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम कुछ और अच्छे से जान लेंगे। तो भारतीय संविधान में जो हमारा प्रियम्बल है उसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से मतलब कि क्या किया गया था, उसमें संशोधन किया गया था। और संशोधन करके आप देखेंगे कि इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 1976 के पहले हमारे संविधान के जो हमारा प्रियम्बल है उसमें कौन से शब्द शामिल नहीं थे। तो आपको ध्यान रखना है, जब ये आपसे पूछ लिया जाए भैया 1976 के पहले कौन से शब्द शामिल नहीं थे, तो आप याद रखें कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द है वो इसके पहले शामिल नहीं थे। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है उसके माध्यम से इन शब्दों को हमारे प्रियम्बल में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये जोड़ा गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो मतलब कि प्रियम्बल है इसके बारे में कुछ स्टार्टिंग में क्या हुआ है वो बताइए, तो इसको क्रोनोलॉजी में 2024 में जो प्री हुआ था उसमें पूछा गया था, नहीं 2023 वाले प्री में पूछा गया था UPPCS में। इस वजह से आपको इसकी डेट वगैरह जानना थोड़ा ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो लाया गया था, जिसको आगे चल करके 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया, या उसको एक्सेप्ट कर लिया गया उस प्रस्ताव को। तो वहीं से ये प्रेरित है हमारा प्रियम्बल। ठीक है, तो कहाँ से है, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पारित जो मतलब लाया गया उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको 22 जनवरी 1947 में एक्सेप्ट कर लिया गया, वहीं से हमारा जो प्रियम्बल है उसका ढांचा तैयार हुआ है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो हमारी प्रस्तावना है क्या वो जस्टिसिएबल है, तो भैया आप बता देना नहीं, वो जस्टिसिएबल नहीं है। ठीक है, अर्थात अब कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि जस्टिसिएबल क्या है। अर्थात जो उसमें दिए गए हैं, जो भी बातें उसमें बताई गई हैं, उसके आधार पे क्या आप किसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, तो नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज करने का अगर मतलब कोई तरीका आप देख रहे हैं, तो मौलिक अधिकारों में जो आपको दिया गया है उसमें अगर किसी तरह की कोई हानि हो रही है, कोई हनन हो रहा है आपका, तो आप फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन प्रियम्बल जो है वो जस्टिसिएबल नहीं है। ठीक है,
तो इसके बारे में इतना कुछ जाने रहिए। अभी हम लोग जो प्रियम्बल है उसकी फोरो एनसीईआरटी से हमने पिक लगाई हुई है, उसमें हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बताया हुआ है, वहाँ उसको देख लेंगे। और अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमने लूसेंट पॉलिटी करके पढ़ाया है अपने इसी चैनल पे। आप लूसेंट पॉलिटी जुनून पढ़ाई का करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे हमने प्रियम्बल भी पढ़ाया है और जो राज्यों का पुनर्गठन है वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि जो हमारा समाजवादी शब्द है ये उद्देशिका में कब जोड़ा गया, तो अभी हमने देखा कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। ऑप्शंस देखिए, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका या फिर सांवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात आर्टिकल 32। तो देखिए अगर आप क्लास 8 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो उसमें फर्स्ट लाइन क्लास 8 में लिखा हुआ है, जहां आपको अधिकारों के बारे में बताया गया है कि जो भाग 3 है उसको मतलब संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है। लेकिन आप देखिए कि इसका जो उत्तर है ना वो जो है क्या माना गया है, प्रियम्बल को माना गया है। ठीक है, यानी कि जो आयोग ने माना है वो प्रियम्बल को माना है। अब देखिए कहीं ना कहीं आपने खुद भी पढ़ा होगा कि जो हमारा प्रियम्बल है वो संविधान की आत्मा है। ठीक है, लेकिन हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था, हमने एनसीईआरटी में उसको पढ़ाया भी है कि उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है भाग 3 संविधान की आत्मा है। तो मेरे ख्याल से जब ये भाग लिखा हुआ है तब हमें उनको मतलब कि इसका जो उत्तर है वो मूल अधिकार मानना चाहिए था, या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछना चाहिए था कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो फिर प्रियम्बल मानते। एक पॉइंट और याद रखना है, ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसको भी संविधान की आत्मा कहा गया है, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया। जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो वो हो जाएगा हमारा आर्टिकल 32, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल 32 दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है, और ये रिट वगैरह भी हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखेंगे। और इससे पहले हाँ, कुछ लोगों की स्टेटमेंट्स जो है वो हमसे पूछे जाते हैं। जैसे हमने देखा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है, इसका आयोग ने उत्तर माना है उद्देशिका अर्थात प्रियम्बल। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने जो है कहा है संविधान की आत्मा, तो BR अम्बेडकर ने। लेकिन जो ये प्रियम्बल है ना, इसको लेकर भी कई सारे स्टेटमेंट्स हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं। इस बार यूपी पीसीएस जो प्रीलिम्स हुआ था दिसंबर में, उसमें भी कई सारे स्टेटमेंट्स पूछे गए थे मैच द फॉलोइंग में। इस बार तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एक जो पेपर है वो आप लोग देखिए, समझ आएगा कितना गंदा पेपर आया था। चलिए देखेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है KM मुंशी जी का स्टेटमेंट। ठीक है, KM मुंशी जी का स्टेटमेंट। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री कहा है। क्या कहा है, पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा है। हमारी प्रियम्बल को किसके द्वारा कहा गया है, KM मुंशी के द्वारा। आगे देखिए सुभाष कश्यप जी ने क्या कहा, तो सुभाष कश्यप जी ने कहा कि संविधान जो है वो अगर बॉडी है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, अर्थात प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका अर्थात छत है। ठीक है, और फिर चलिए इसका सारा उत्तर मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। और हाँ, ये क्वेश्चन ना कहाँ पूछे गए हैं ये सब भी आप देखते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। आपको बताना है कि क्या यहीं पे इसकी मतलब चर्चा है या फिर और कहीं भी है। ऑप्शंस देखें, मूल अधिकारों के अध्याय में, तो केवल मूल अधिकारों में नहीं, यहाँ भी की गई है, आगे भी जो चीजें हैं उसमें भी की गई है। DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में। तीसरा कह रहे हैं कि मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं और ऐसा कोई आपको विकल्प दिख रहा है ना भी पता हो तो एक बार तुक्का लगाया जा सकता है। इसका उत्तर जो है सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अर्थात आप देखें कि जो हमारे भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, भारत की जो जनता है उसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, मत, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का अधिकार दिलाना है। ठीक है,
आप देखें कि व्यक्ति का जो उत्कर्ष है ना, वो कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधा न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। आप देखेंगे जब प्रियम्बल पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये सारे जो वर्ड्स हैं वो आएंगे, अभी हम उसको नीचे देखने वाले हैं। इसी वजह से आप देखिए कि जो हमारी प्रियम्बल है उसमें जो भी आदर्श और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों में की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है, और मौलिक अधिकारों या मौलिक कर्तव्यों के जो अध्याय है उसमें भी की गई है। ठीक है, यानी कि इसको केवल यहाँ एक जगह सिमट कर नहीं रखा गया है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों में इनके बारे में जो है वो व्याख्या की गई है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों के लिए किस प्रकार के न्याय प्रदान करने की व्यवस्था दी गई है। ऑप्शंस देखिए, सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक, तो सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक नहीं है, धार्मिक शब्द इसमें नहीं आएगा। सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक, तो इसमें सांस्कृतिक गलत है। सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक, तो इसमें भी सांस्कृतिक नहीं होगा। डी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय। प्रियम्बल को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके एक एक वर्ड्स को क्रमवार अध्ययन करके याद करना पड़ेगा। तो उसी में आप देखिए कि हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, और वो 3 प्रकार के न्याय क्या हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और भी जान लेते हैं। आगे देखिए कि जो हमारा ये मतलब कि सामाजिक न्याय दिया हुआ है ना, सामाजिक न्याय कहाँ गया? ये सामाजिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो सबसे पहले हम सामाजिक न्याय की बात करेंगे कि जो सामाजिक न्याय है उसका क्या मतलब हुआ। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान रूप से व्यवहार किया जाए। ठीक है, ये सामाजिक न्याय की बात हो गई। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा आर्थिक न्याय, और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आर्थिक आधार पर किसी के भी साथ कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, और राजनीतिक न्याय का मतलब क्या हुआ? कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। 3 प्रकार के न्याय की बात हमारे प्रियम्बल में की गई है। प्रियम्बल को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप इसको जो हमारा लूसेंट वाला वीडियो है इसको ज़रूर देखें। हम कई बार आपसे कह रहे हैं इसलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर तरह के क्वेश्चंस मैंने उसमें सॉल्व कराए हैं। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये RO जो हुआ है, जिसके लिए री एग्ज़ाम की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 था सीरीज C का। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 जो सीरीज C आई थी ना, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की प्रेम्बल में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है। तो ये जो क्रम है ये तभी आप इसको जो है मतलब एग्जाम में कर पाएंगे जब आपने प्रेम्बल को क्रमवार अध्ययन किया है, यानी कि जैसे जैसे उसमें शब्द दिए हुए हैं वैसे वैसे आपने उसका अध्ययन करके उसको याद किया है। तो चलिए देख लें। पहला विकल्प क्या है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक। दूसरा करें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। तीसरा करें पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक। अगला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और लोकतंत्रात्मक। तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? चलिए इसको हम लोग प्रियम्बल में देखकर फिर अच्छे से बताते हैं। आप एक बार प्रियम्बल में देख लीजिए, फिर ये क्वेश्चन ना आपके लिए हम छोड़ देंगे, इसका आप आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करिएगा, कुछ तो कमेंट किया करिए। चलिए इसको नीचे हम लोग अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रियम्बल है ये हमने NCERT क्लास 9 में दिया हुआ है, वहाँ से लिया हुआ है। बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया था, तो क्यों मेहनत करना बेवजह जब इतना अच्छे से NCERT में दिया है। तो देखिए ये भैया हमारा जो ये बॉक्स दिख रहा है ना, यही है हमारे संविधान की प्रस्तावना। तो पढ़ लीजिए एक बार, इसको याद जरूर कर लीजिएगा उद्देशिका को। क्या कह रहे हैं आपसे? कह रहे हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी
संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो ना क्रम से जैसे चीज़ें दी हुई हैं उसको आप एकदम क्रम से याद रखिएगा। जैसे क्रम में दिया है ना कि हम भारत के लोग भारत को क्या करने के लिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। यही वाला क्वेश्चन पूछा गया जो मैंने आपको कमेंट करने के लिए बताया है। ठीक है, आगे देखिए कि जो भी हमारे भारत देश में नागरिक हैं उनके नागरिकों के लिए, यानी कि भारत के नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमसे क्वेश्चन बनता है ना कि कितने प्रकार की जो है न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार के विश्वास की बात की गई है, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, कितने प्रकार की क्षमता की बात की गई है। तो याद रखिएगा जो न्याय है वो कितने प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय अर्थात 3 प्रकार का न्याय है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता अर्थात 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता अर्थात 2 प्रकार की क्षमता की बात की गई है। और फिर राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा, क्रमवार इसका अध्ययन कर लीजिए, क्रमवार इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको साइड में ना जो शब्दावलियाँ हैं उनके बारे में भी बता दिया गया है कि ये जो समाजवादी शब्द है इसका क्या मतलब हुआ, लोकतंत्रात्मक शब्द का क्या मतलब हुआ। तो चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सा PDF ब्लर है चूँकि स्क्रीनशॉट ले करके लगाया है, PDF इसमें लग नहीं रही थी। और लेकिन आपको जो PDF मिलेगी ना पहले से ही हमने अपने टेलीग्राम में शेयर करके रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो हम फिर से शेयर कर देंगे तो वहाँ आपको एकदम स्पष्ट दिखेगा। तो देखिए सबसे पहला जो शब्द है वो है समाजवादी। और समाजवादी का मतलब क्या हुआ कि समाज में संपदा जो है, संपदा अर्थात जो भी धन संपदा है वो सामूहिक रूप से पैदा होगी और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह से बनाए कि सामाजिक आर्थिक जो असमानता है वो कम हो जाए। ठीक है, दूसरा देखिए पहले तो हमने यही नहीं देखा कि हम भारत के लोग भारत को, इसको पहले जानना चाहिए था ना। तो हम भारत के लोग भारत को, ये क्या है, भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी के द्वारा इसको दिया गया है। ठीक है, तो हम भारत के लोग भारत को, ये जो शब्द आया ना उसका क्या मतलब हुआ कि ये जो संविधान बनाया जा रहा है उसका निर्माण हम भारत के लोगों ने मिलजुल करके किया है। ठीक है, कभी कभी ना क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ जो हमारा प्रियम्बल है उसमें भारत शब्द कितनी बार यूज हुआ है। तो याद रखिएगा कि भारत शब्द 2 बार यूज हुआ है, यहीं पे हम भारत के लोग भारत को, ठीक है, यही 2 बार। आगे हम देखेंगे जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। एक तरह से ना संप्रभु की जो बात है वो यहाँ पे की जा रही है। दूसरा देखिए जो शब्द है वो है पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब क्या हुआ कि नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। आप देखेंगे मूल अधिकारों में जो हमारा आर्टिकल 25 से 27 है वो भी इसी तरह की बातें करता है। लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान रूप से सम्मान देगी। ठीक, तीसरा जो है वो क्या है, गणराज्य। और गणराज्य का मतलब क्या हुआ, शासन का प्रमुख लोगों के द्वारा चुना व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राजा के खानदान का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने देखा, फिर हमने ये वाला भी देख लिया, मतलब समाजवादी भी देख लिया। अब लोकतंत्रात्मक देख लेंगे कि लोकतंत्रात्मक मतलब क्या हुआ। तो सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव, शासन अर्थात शासक का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। ये सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला है न्याय। न्याय का मतलब क्या हुआ कि नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला शब्द है स्वतंत्रता। और इसका मतलब क्या हुआ कि नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को व्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। ठीक, 2 शब्द और बचे हैं, समानता। समानता का मतलब तो वही हुआ कि कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान होगा। सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना है। सरकार हर नागरिक को समान जो अवसर है वो उपलब्ध कराने की जो व्यवस्था है वो करेगी। बंधुत्व जो शब्द है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सभी ऐसे आचरण करें जैसे कि हम एक ही परिवार के मेंबर हैं। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना आके। ठीक है, यानी कि जो लोग एक दूसरे को लेकर के ही सोचते हैं कि हम ज़्यादा, मतलब कि हम सर्वोच्च हैं, सामने वाला तो निकृष्ट है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लोगों के मन से बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। ये देखिए आपको यहाँ पे
बताया गया है कि जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द है ये कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से उद्देशिका में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये PDF ना बहुत अच्छे से है, इसको मतलब हम जब आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी तो इसको रख लीजिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा। प्रीएम्बल से क्वेश्चन अगर RO में ना पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। RO भी पूछता है, PCS भी पूछता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मतलब कहते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इस टाइप का टॉपिक है। हर कोई एग्जाम में पूछा जाना है, तो छोड़ना क्यों है। देखिए, एक टॉपिक खत्म हो गया जो उद्देशिका है यानी कि प्रीएम्बल, उससे टोटल 6 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए थे, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देखेंगे जो शासन प्रणाली है ना, इससे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक सत्ता के प्रमुख कौन होते हैं। ऑप्शंस देखिए, एक सेकंड थोड़ा छोटा कर लें। पहला कह रहे हैं कि जनता, संविधान, संसद या फिर राष्ट्रपति। तो अभी हमने ऊपर ही देखा भैया, जो भारत के जनता है ना, वही जो है सत्ता का प्रमुख है। यहाँ देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख जो सोर्स है वो कौन है, जनता है, क्योंकि भारत के संविधान आरंभ ही इसी बात से होता है कि हम भारत के लोग। ठीक है, आगे देखिए, भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, अर्थात भारत में राज सत्ता जो है ना वो जनता में निहित है, किसी राजा में निहित नहीं है, किसी तानाशाह में निहित नहीं है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता की ओर से देश का शासन चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि गणतंत्रात्मक अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन सा एक नहीं है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कौन सा वो स्टेटमेंट है जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था के अपोजिट है। ऑप्शंस देखिए, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो। अगर जनता सर्वोच्च है तो जाहिर सी बात है कि वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, तो ये वाला तो नहीं होगा। कह रहे हैं कि सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, अर्थात जो मतलब कि जनता के द्वारा निर्वाचित किए गए व्यक्ति हैं उनमें। तीसरा कह रहे हैं सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, यानी एक तरह से तानाशाह के हाथ में चली जाए, तो भैया ये नहीं होगा। यही वाला इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा जा रहा है, तो सी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कैसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, तो अगर जनता निर्वाचित कर रही है तो वो तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था हो गई ना, तो सी वाला उत्तर इसका हो जाएगा। 2 टॉपिक हो गए, उद्देशिका और जो शासन है वो। अब तीसरा जो टॉपिक है वो है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। ये एकदम बच्चों वाला टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस नहीं बनते, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये काफ़ी पुराने क्वेश्चंस हैं, दिए हुए थे, मैंने ले लिए हैं। आपको पता भी होगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो इसमें क्या बताना भैया, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि बाघ। हाँ, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो ज़रूर याद रखें कि पैंथेरा टाइग्रिस है। और देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। ये परियोजना क्रोनोलॉजी में लगभग हर साल पूछ ली जाती है। कई सारी, जैसे हाथी परियोजना हो गया, बाघ परियोजना हो गया, गिद्ध संरक्षण जो परियोजना है, तो इस तरह से कई सारी परियोजनाएं दे करके आपसे पूछ लिया जाता है क्रोनोलॉजी में सेट करो, तो ये याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट है, कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको बताने की ज़रूरत है, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मोर। इसका साइंटिफिक नेम याद रखें, पाओ क्रिस्टेसस। ठीक है, तीसरा आप देखें कि जो अगला पॉइंट है, यानी कि अगला जो टॉपिक है वो आ गया है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, पश्चिम बंगाल का, असम का, पंजाब का या फिर हिमाचल प्रदेश का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें जो उत्तर दिया हुआ है ना, हिमाचल प्रदेश को माना जा रहा है, लेकिन आप देखिए कि जो हिमाचल प्रदेश है ना वो 1948 में ना प्रोविंस बना था, उसको राज्य का जो दर्जा मिला है वो 25 जनवरी 1971 को मिला है। ठीक है, कब मिला है, 25 जनवरी 1971 को। और आप देखिए इसमें हिंदी में राज्य शब्द दिया हुआ है, और अंग्रेजी में जिसका स्टेट शब्द दिया हुआ है, हिंदी में राज्य दिया हुआ है, और हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे मतलब जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसमें प्रोविंस कब बना उसकी डेट दी गई है। तो इस तरह के जो कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं वो पीसीएस का हमेशा का ही नेचर रहा है पूछने का, तो वो पूछता ही रहता है। लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो तो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, क्योंकि हम लोग ऑप्शंस में ही किसी को चूज करेंगे ना कहीं और से तो उसमें आपको सब्जेक्टिव तो है नहीं कि आप अपने मर्जी से कुछ लिख देंगे, जो ऑप्शन है उन्हीं में टिक करना था, तो उसके हिसाब से इसका डी वाला उत्तर माना गया है। हम लोग और भी देख लेंगे जो अदर जो विकल्प दिए हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। आपको सबसे पहले बताएंगे कि ये प्रोविंस कब बने, उसके बाद बताएंगे कि इनको स्टेट का दर्जा कब मिला है। ठीक है, पहले वाले में
प्रोविंस कब बने हैं और दूसरे में इन्हें स्टेट का दर्जा कब मिला। तो सबसे पहले देखिए वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल है ये 15 अगस्त 1947 को प्रोविंस बना था, ठीक है। फिर आगे चल करके 26 जनवरी 1950 को इसको स्टेट का दर्जा दिया गया। असम की बात की जाए तो ये भी 15 अगस्त 1947 को प्रोविंस बना और 26 जनवरी 1950 को इसको स्टेट का दर्जा दिया गया। फिर अब पंजाब की बात करें तो ये भी 15 अगस्त 1947 को प्रोविंस था और 26 जनवरी 1950 को ये स्टेट बना। सेम सिचुएशन हिमाचल प्रदेश में देखें तो 15 अप्रैल 1948 को ये प्रोविंस था, लेकिन 25 जनवरी 1971 को इसको स्टेट का दर्जा मिला है, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखें, इसका उत्तर डी माना गया है। और कहीं ऐसे वैसे एग्जाम में नहीं पूछा गया है, यूपी पीसीएस आरओ मेंस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न राज्यों में से किसका निर्माण कब हुआ है, उसको लेकर के क्रोनोलॉजी लगाना है आरोही क्रम में, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात सबसे पहले कब हुआ, मतलब सबसे पहले किसका गठन हुआ, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, इस तरह से इसको बताना है, ठीक है। यानी कि सबसे छोटी जो संख्या है वो सबसे पहले आएगी और सबसे बड़ी संख्या जो है वो सबसे बाद में आएगी, इस तरह से समझिए, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए देख लेंगे ऑप्शंस। देखिए नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कुल मिला के यही 4 लोग हैं। इन्हीं 4 लोगों का अगर आपको पता है कि इनका गठन कब हुआ है तो फिर इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्रोनोलॉजी आसानी से लग जाएगी। तो सबसे पहले सॉल्व ही कर लेते हैं। सबसे पहले आप नागालैंड को देखिए, तो जो नागालैंड है ये कब बना भैया, इसकी स्थापना हुई है 1 दिसंबर 1963 को, ठीक है। नागालैंड की जो है कब बना है, 1963 को। फिर आप देखिए मेघालय जो है वो कब बना है, ये बना भैया 21 जनवरी 1972 को। फिर तीसरे पे कौन आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा, और ये कब बना, तो सिक्किम बना है 16 मई 1975 को, ठीक है। कब, 1975 को। और सिक्किम के बाद कौन आएगा, सिक्किम के बाद आ जाएगा अपना अरुणाचल प्रदेश, और ये कब बना है, ये बना है 20 फरवरी 1987 को, ठीक है। तो आप इसको अगर क्रम से लगाएंगे तो सबसे छोटी संख्या आपको 1963 दिख रही है, और वो कौन सा है, नागालैंड है। फिर 1972 उससे बड़ी है, और वो कौन सा है, मेघालय है। फिर सिक्किम आएगा 1975, फिर अरुणाचल प्रदेश 1987। तो इसी तरह से इसका उत्तर तो हो जाएगा हमारा ए वाला, कि सबसे पहले नागालैंड का गठन हुआ, फिर मेघालय, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड कब बना है, 1 दिसंबर 1963, मेघालय 21 जनवरी 1972, सिक्किम 16 मई 1975, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। और ये भी 2013 में जो आरओ का मेंस एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। क्रोनोलॉजी इस समय ना एकदम ट्रेंड में है, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस एकदम ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। आपको क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन जैसे जैसे मिले वैसा वैसा सॉल्व करते रहिए, डरिए मत कि हाय राम ये वाला क्वेश्चन अब कैसे होगा। अब वो जमाना चला गया है कि हाय राम करके छुट्टी मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आपको 2 सूचियाँ दी गई हैं, कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शंस देखें, सूची 1 में क्या है, राज्य है, सूची 2 में वो कब अस्तित्व में आए हैं ये आपको बताना है। चलिए देख लेंगे। कह रहे हैं नागालैंड, अभी हमने देखा नागालैंड 1963 में आया है, 1963 तो यहाँ दिया नहीं है, तो इसके आसपास की बात कर लेंगे, 1962 मान लेंगे, क्योंकि पहले तो अधिनियम टाइप का कुछ आया होगा ना, ऐसे डायरेक्ट तो जो है किसी को स्टेट का दर्जा दे नहीं दिया जाता। तो 1962 में अधिनियम आया था, 1963 में इसको दर्जा दिया गया है, तो इसको 1962 से मैच कर लेंगे। झारखंड, तो आपने देखा होगा कि झारखंड जो है इसका गठन सन 2000 में किया गया था। इसके साथ और भी स्टेट्स हैं जिनका गठन 2000 में किया गया था, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वरना राज्यों का पुनर्गठन, ये हमने टॉपिक बहुत ही डिटेल में पढ़ाया, लगभग 1 घंटे से एबव की क्लास है, और इसी में है लूसेंट पॉलिटी जुनून पढ़ाई का करके आप सर्च कीजिए और वहाँ पे आपको वो मिल जाएगा राज्य का पुनर्गठन वाला वीडियो। तेलंगाना तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि 2014 में बना, फिर सिक्किम देखिए अभी ऊपर देख के आ रहे हैं 1975 में बना। तो इसको अगर हम लोग मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2 और ए का 2 देखिए एक ही में दिया हुआ है, तो ऑप्शन इसका 2 वाला जो विकल्प है वो ठीक माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो 1963 होता तो ये ज़्यादा ठीक माना जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको दे दिया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा खुद भी। अगला क्वेश्चन देखिए कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो पेट हुआ था उसमें पूछा गया था, यूपी जो पेट का एग्जाम हुआ था पहली बार ना, उसमें पूछा गया था। और ये क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है, आरओ में भी पूछा गया है, मतलब हर जगह पूछा गया है। तो देख लीजिए कि भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन है वो कब किया गया था, 1947, 1951, 1956 या फिर 66। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1956 में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखें, 1966 में मेरे ख्याल से जो वो राज्य है ना पंजाब और उसके साथ हिमाचल प्रदेश, उसका गठन किया गया था, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, कह रहे हैं कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो अभी हमने देखा 1956 में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? उत्तर क्या हो जाएगा? ये भी बहुत घिसा पिटा सा क्वेश्चन हो चुका है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कब इसका गठन हुआ है? तो 1953 में हुआ है। ठीक है, तो भाषाई आधार पर जो भारत में सर्वप्रथम राज्य का गठन किया गया था वो था हमारा आंध्र प्रदेश। कब? 1953 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये जो मतलब राज्यों का पुनर्गठन किया गया है ये यूं ही नहीं किया गया है, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी रही है। जो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना है मतलब हमारा आंध्र प्रदेश, उसमें आप देखेंगे कि पोटी श्री रामलू जी का मतलब उनका बलिदान भी शामिल है। और ये सब क्या है, कैसी कहानी है, इसके लिए आप हमारा वीडियो देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? हमने देखा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे हैं कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें जो हैं वो आरक्षित की गई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 20, 25, 30 या फिर कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए टोटल 20 सीटों का रिजर्वेशन है। टोटल सीटें आपको 550 मिल जाएंगी, उसमें जो 530 सीटें हैं ये राज्यों के लिए हैं और 20 सीटें जो हैं ये यूनियन टेरेटरीज के लिए हैं। तो हम देख लेंगे आगे। अब देखिए जो हमारा ये 530 और 20 सीटें हैं जो बांटी गई हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या हुआ करता था। पहले जो दो मतलब व्यक्ति हुआ करते थे जिनको राष्ट्रपति जी के द्वारा एंग्लो इंडियंस के रूप में लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए रखा जाता था, उनका मनोनयन किया जाता था, ये पहले किया जाता था। लेकिन आप जाने कि एक संविधान संशोधन हुआ था जो कब हुआ था? तो 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2009 में, सॉरी कह रहे हैं 9 में, 2019 में। ठीक है, तो 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। इसके माध्यम से जो एंग्लो इंडियंस का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा उनको मनोनीत किया जाता था, अब ये प्रावधान हमारे संविधान से हटा दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो लोकसभा में यूनियन टेरिटरीज के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, तो कौन सी यूनियन टेरिटरीज की कितनी सीट है? सबसे पहले हम लोग दिल्ली की ही देख लेंगे। अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं, तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कितनी है? दिल्ली में 7 हैं। फिर आप देखें कि उसमें आ जाएंगे हम लोग कश्मीर में इससे थोड़ा सा कम है, कितना? 5 है। ठीक है, कश्मीर में 5 आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद फिर आप देखें गोवा दमन दीव जो है उसमें 2 सीटें हैं। चंडीगढ़ की 1 सीट है, अंडमान की 1 सीट है, दादरा नागर हवेली और दमन दीव जो है इसकी 2 सीट है, लक्षद्वीप की 1 है, जम्मू कश्मीर की 5 हमने बता दिया, पुदुचेरी और लद्दाख की 1-1 है। ठीक है, तो आपको जम्मू कश्मीर की 5 और दिल्ली की 7 तथा जो हमारा दादरा नागर हवेली और दमन दीव है पहले 1 ही था, बाद में इसको 1 कर दिया गया है, तो इसमें 2 सीटें हैं। तो इस तरह से इनका बंटवारा किया गया है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि राज्यसभा में ये जो मतलब कि यूनियन टेरिटरीज हैं इनका कैसे वितरण है, तो इसको भी मतलब देख लीजिए। टोटल जो राज्यसभा में सीटें हैं वो 8 सीटें हैं यूनियन टेरिटरीज की। ठीक है, लोकसभा में 20 हैं लेकिन राज्यसभा में कितनी है? टोटल 8 सीटें हैं। उसमें भी दिल्ली की कितनी सीट है? 3 है। पुदुचेरी और कश्मीर की ज़्यादा है, कश्मीर की कितनी है? वो 4 हो जाएगी। पुदुचेरी की केवल 1 है। ठीक है, पुदुचेरी की केवल 1, तो 4, 3, 7, 1, 8, टोटल 8 सीटें हैं जिनका प्रतिनिधित्व आपको राज्यसभा में मिलेगा एज अ यूनियन टेरिटरी। ठीक, तो इसको सबको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन उस टाइम पे एक तरह से करंट अफेयर का क्वेश्चन था। कह रहे हैं कि मार्च 2018 में भारत में किस राज्य ने अपना राज्य ध्वज जो है उसका अनावरण किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, दोबारा दिया था मैंने, बस देख लिया, कर्नाटक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो ये थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर ये पता होगी भैया कावेरी नदी जो है वो किन राज्यों में बहती है, तो एक बार सोचा जा सकता था कि किन के मध्य ये विवाद हो सकता है। ऑप्शंस देखिए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश। दूसरा कह रहे हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल। अब फिर कह रहे हैं कि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। और चौथा है कि कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और केरल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा कि जो कावेरी जल विवाद है वो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पौंडीचेरी, जिसे हम लोग पुदुचेरी कहते हैं, इनके मध्य में ये विवाद है। ठीक है,
और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन आ गया है, ये जो है ROAR 2014 में पूछा गया था। ये हमसे क्या कह रहे हैं कि एक राज्य को एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसको प्राप्त है। ऑप्शंस देखें, संसद, लोकसभा, राजनीतिक दल या फिर केंद्र सरकार। जाहिर सी बात है ये संसद हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए कि संविधान का जो हमारा अनुच्छेद 2 है इसके तहत भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना तथा अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की जो शक्ति है वो किस में निहित है, तो भारतीय संसद में निहित है। ठीक है, तो ये इतने सारे क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए, कई सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। ऐसे अगर एक एक टॉपिक के 2-2, 3-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब तो फिर ये मतलब पूरा एग्जाम हो जाएगा, उसके पहले तक ये डिस्कस ही नहीं हो पाएगा। मोटी सी किताब है एकदम, इतना भी आसान नहीं है कि एक दिन में समाप्त हो जाए। तो चलिए ये रहे क्वेश्चंस अपने जो ROAR में पूछे गए हैं। इसके पहले और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो उत्तराखंड वगैरह में पूछे गए हैं। RO के अलावा भी कुछ एग्जाम्स हैं जिनमें पूछे गए क्वेश्चंस हम इसमें सम्मिलित करते हैं। जो भी ROAR की सीरीज में दिया हुआ है घटना चक्र में वो सब हम सम्मिलित करते हैं। और हमने सोचा था कि हम लोग जो 1 लाइनर है उसको एक साथ कराते चलेंगे, पर वो ठीक नहीं लग रहा मुझे। हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, 1 लाइनर जो है ना वो एक लगातार करके 2-4 वीडियो में हम समाप्त कर देंगे, तो 1-1, 1.5 घंटे की वीडियोस बना करके। तो चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। अगला जो टॉपिक है वो हमारा नागरिकता से संबंधित है। हम लोग नागरिकता और मूल अधिकार के क्वेश्चंस अगली वीडियो में सम्मिलित करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी, कुछ आपने नया जाना होगा। अगर सब कुछ समझ आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। और अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कुछ तो कमेंट किया ही करिए, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको कमेंट किया करिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।